हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग पर कारकों का प्रभाव। तो देखो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 3 फैक्टर्स का इफेक्ट बताया था रेट ऑफ रिएक्शन में। आज हम और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्टेड करते हैं उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। समझ गए ना? तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, और इसमें जो पहला फैक्टर मैं ले रहा हूँ और वो है क्या? प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो देखो, कैटालिस्ट जो होते हैं जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो कैटालिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को एक लो एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ प्रोवाइड कराते हैं। मतलब है कि रिएक्शन जिस एक्टिवेशन एनर्जी में चल रही थी, फिर जब हमने उसमें कैटालिस्ट मिलाया तो अब रिएक्शन उससे कम एक्टिवेशन एनर्जी में ही क्या होने लगेगी? स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जब रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो फिर रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और यही मैंने लिखा है कि कैटालिस्ट जनरली इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज दे प्रोवाइड न्यू पाथ फॉर रिएक्शन विद लो एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब है कि सामान्यतः उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये अभिक्रिया को कम सक्रियण ऊर्जा वाला मार्ग प्रदान करते हैं। देखो, इस ग्राफ से समझ सकते हैं, यहां पर हम एनर्जी लें और यहां पर हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कितनी चल चुकी है इसके बारे में। तो देखो, यहां पर रिएक्टेंट है, ठीक है, ये क्या है? ए और बी रिएक्टेंट्स हैं। दोनों में स्ट्राइक हुई, दोनों आपस में कोलिजन करके। और अगर हम इस वाले ग्राफ को देखें तो इस तरह से पहले उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां दोनों रिएक्टेंट्स एक पार्शियली बॉन्डेड हो गए और एक यहाँ पर जो ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बना, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा? यही फिर क्या होता है? प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो यहां से लेके यहां तक का जो एनर्जी डिफरेंस है ये है EA, एक्टिवेशन एनर्जी। अब मान लो हमने कैटालिस्ट यूज नहीं किया है, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? कहां से लेके यहां तक, जिसे हम लिख रहे हैं EAUC, अनकैटालाइज्ड एक्टिवेशन एनर्जी। हमने जैसे ही कैटालिस्ट यूज किया तो रिएक्टेंट जहां यहां एनर्जी से एक्टिवेटेड हो रहे थे वो इस एनर्जी में यहां कहीं एक्टिवेटेड हो जाते हैं। अब इसका इफेक्ट रीजन क्या है? अब हम जब सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर इसका टोटल अच्छी तरह से समझाया गया है कि कैटालिस्ट किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या है? इंक्रीज करता है। तो इस तरह से कैटालिस्ट ने, अब यहां पर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन यहां पर ही क्या हो गई? स्टार्ट हो गया था, उसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, तो इतना डिफरेंस आ गया। तो अब जब कैटालिस्ट प्रेजेंस थी तो अब एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गई, तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस के कारण यहां से यहां क्या हो गई? एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और जल्दी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाता है। बाकी रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसकी जो डेल्टा H फॉर्मेशन है, मतलब उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, केवल कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को ही डिक्रीज करता है। तो यही लिखा है मैंने कि लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ प्रोवाइड कराता है। अगर हमें ये पता हो कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी डिक्रीज हो गई या कितना चेंज आया एक्टिवेशन एनर्जी में, तो इसका एक फॉर्मूला है कि रेट में कितना चेंज आएगा। तो एक फॉर्मूला होता है log 10 बेस पर, ठीक है, ये है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन, ये है एब्सेंस में रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कैटालिस्ट की एब्सेंस में, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है डेल्टा EA अपॉन 2.303 RT। EA कैसे कैलकुलेट करें? तो अनकैटालाइज्ड
स्टेट में कितनी एक्टिवेशन एनर्जी थी, और जब आपने कैटालिस्ट मिला दिया तो अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई, इनका डिफरेंस क्या है, डेल्टा ई, जो यहाँ पर ये इस तरह से दिखाया हुआ है, ठीक है। आर जो है यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, इसकी यूनिट इस पर डिपेंड करेगी, अगर ये कैलोरी में है तो ये कैलोरी में लेना है, ये जूल में है तो ये जूल में लेना है। और टी है टेम्परेचर, जो रिएक्शन का टेम्परेचर है, जो क्वेश्चन में दे रखा होता है, 25 डिग्री है या 27 डिग्री है। तो इन सब का यूज करके ये जो वैल्यू आएगी, फिर हम इसका एंटी लॉग लेंगे, तब ये रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने यही लिखा है, VC है रेट ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, U ठीक है, VUC का है कि एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, R है 8.314 या 2.00, ठीक है, कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये डिपेंड करेगा इस यूनिट पर, R को उसी यूनिट के अनुसार लेना है। T है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, जिसे आप केल्विन में लोगे। एक क्वेश्चन जैसे है कि डेल्टा E, मान लो किसी रिएक्शन का डेल्टा E 27 डिग्री सेंटीग्रेड में इतना है, अर्थात कैटालिस्ट मिला देने से उसकी एक्टिवेशन एनर्जी 2 किलो कैलोरी डिक्रीज हो गई, तो रेट में कितना चेंज आएगा। तो देखो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू, ठीक है, 2 यहाँ रख दिया मैंने, किलो कैलोरी में ही रख दिया, तो R की वैल्यू किलो कैलोरी में ले ली, कैलोरी में होती है R की वैल्यू 2 कैलोरी, और किलो कैलोरी में हो जाएगी 2 × 10⁻³ ठीक है, और किलो कैलोरी, या फिर आप यहाँ कर दें। तो इस तरह से मैंने इन सब की वैल्यू पुटअप की, तो ये आया 1.44। जब आप इसका एंटी लॉग लें 1.44, तो 0.44 का एंटी लॉग, तो देखो 0.4771, समझ गए ना, ये किसकी एंटी लॉग वैल्यू है, 3 की, मतलब हम 3 का अगर हम लॉग देखें तो वो आएगा 0.4771, जबकि ये कितना है 0.44। तो इसका मतलब है कि इसके करस्पॉन्डिंग में जो लॉग वैल्यू होगी वो किससे कम होगी, 3 से, और 2 से बड़ी होगी, तो लगभग वो इस ऑर्डर की है 2.8, और ये वैल्यू आपको 10⁻10 के 1 के फॉर्म में लिख देनी है। तो इस तरह से 2.8 × 10⁻1 अर्थात 28। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 किलो कैलोरी एनर्जी का अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, तो जो रेट है कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड स्टेट में, उसका जो रेशियो है वो कितना हो गया, 28। अर्थात जो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन रेट है वो अनकैटालाइज्ड स्टेट के रेट से कितना टाइम्स ज्यादा हो गया, ठीक है, 28 टाइम, अर्थात वो 28 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा अगर 2 किलो कैलोरी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अब देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो ये है कैटालिस्ट का इफेक्ट, तो आप इसे नोट करें। अब देखो जो नेक्स्ट फैक्टर है और वो है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। तो देखो सरफेस एरिया ज़्यादातर ऐसे रिएक्टेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है जो सॉलिड स्टेट में रिएक्शंस करते हैं। मतलब है कि जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स सॉलिड स्टेट में हों, उनमें जैसे ही आप रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हम रिएक्टेंट्स को छोटे पार्टिकल साइज में कन्वर्ट कर दें। मतलब ये है कि अगर हम किसी सॉलिड को एक बल्क पार्ट के रूप में एक लार्ज फॉर्म में लें और उसी को हम क्या कर दें, पाउडर्ड फॉर्म में ले लें, तो पाउडर्ड फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन उसके जो लार्ज फॉर्म था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल जितने छोटे होते जाएंगे उनका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटी है तो रेट ऑफ रिएक्शन उच्च होगा, हाई होगा, समझ गए। तो इस तरह से रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ सॉलिड रिएक्टेंट्स और कैटालिस्ट का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप रिएक्टेंट की साइज में चेंज ना करें, कैटालिस्ट को बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर फॉर्म में लें,
तो रिएक्शन रेट कई गुना ज़्यादा, ठीक है, कई टाइम बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्मॉलर इज द पार्टिकल साइज, ग्रेटर इज द सरफेस एरिया। जितना छोटा पार्टिकल साइज होगी उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, एंड फास्टर इज द रिएक्शन, और रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? फास्ट। मतलब एक ही सॉलिड की अमाउंट ली जाए, उसको पार्टिकल साइज उसके छोटे कर दी जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे पार्टिकल छोटे होते जाएंगे बढ़ता जाएगा। तो शॉर्ट में हम इतना कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये ध्यान रखना है, छोटे पार्टिकल्स मतलब ज़्यादा रेट, ये नोट करें। अब देखो नेक्स्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट नॉर्मली ऐसी रिएक्शंस के रेट को इफेक्टेड करती है जो कि लाइट की प्रेजेंस में होती है, मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब यह है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होती है उनका जो रेट है वो लाइट से इफेक्टेड होता है, और मेनली लाइट की इंटेंसिटी से। मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस इफेक्टेड बाय इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है कि लाइट में नंबर ऑफ फोटॉन्स, ज़्यादा फोटॉन्स तो ज़्यादा इंटेंसिटी। तो जितने ज़्यादा फोटॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। तो एक लॉ है स्टार्क आइंस्टीन लॉ, जिसमें ये बोला गया है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट होने के लिए एक फोटॉन की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो ज़्यादा फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, अर्थात इंसिडेंट जो लाइट है उसमें ज़्यादा फोटॉन्स होंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो जाएंगे। ज़्यादा एक्टिवेटेड होंगे मॉलिक्यूल तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो हम इस तरह कह सकते हैं ना कि जो रिएक्शन रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स। जितने ज्यादा फोटॉन्स उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टार्क आइंस्टीन लॉ, वन रिएक्टेंट पार्टिकल या मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड बाय वन फोटोन। स्टार्क आइंस्टीन नियम ये कहता है कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स, मतलब हम यहाँ ले सकते हैं क्या, मॉलिक्यूल, ठीक है, एक्टिवेटेड होने के लिए एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। जितने ज़्यादा फोटॉन्स आके रिएक्शन मिक्सचर में गिरेंगे उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड होंगे और उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ क्या होगा, रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ लाइट से भी रिएक्शन रेट पे इफेक्ट पड़ता है, और किसमें, फोटोकेमिकल रिएक्शंस में। तो आप ये ध्यान रखना है आपको कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, यही सबसे काम की चीज। तो आप इसे नोट करें। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट फैक्टर है पीएच ऑफ मीडियम, माध्यम का पीएच। तो देखो ऐसी रिएक्शंस जो एसिड कैटेलाइज्ड हैं या ऐसी रिएक्शंस जो बेस कैटेलाइज्ड हैं वो रिएक्शन मीडियम के पीएच से इफेक्टेड होती है। समझ गए ना? जो एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है उनका जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पीएच ऑफ मीडियम। मतलब है पीएच मीडियम का ज़्यादा तो उनका रेट कम होगा। पीएच ज़्यादा का मतलब है क्या है, बेसिक होगा, और अगर हम कम कर दें पीएच तो एसिडिक मीडियम। तो इसका मतलब है कि मीडियम की एसिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ क्या होगा, रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पीएच ऑफ मीडियम। ठीक है, ये किसका पीएच है, पीएच ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में रिएक्शन चल रही है। मतलब है सीधा सा है कि इनका रेट एसिडिक मीडियम, ठीक है, कि एसिडिटी मतलब है कि एसिडिटी ऑफ एसिडिक मीडियम इसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे एसिड बढ़ा दोगे रेट बढ़ेगा। और अगर हम बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन का कहें तो पीएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा बेसिसिटी, ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, बेसिसिटी,
कि जितनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी, क्षारीयता जिसको हम बोलेंगे, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे एसिड कैटेलाइज्ड एस्टरिफिकेशन होता है, तो एसिटिक एसिड पहले जो रिएक्शन चलती है वो एसिड की प्रेजेंस में चलती है, और फिर क्या बनता है एसिटिक एसिड और H, ठीक है, C2H5OH। तो इसमें जो एसिटिक एसिड बनता है ना, ये भी एसिड है और एसिड तो था ही कैटलिस्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज द टाइम ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे रिएक्शन का टाइम बढ़ता जाता है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और मीडियम और ज़्यादा एसिडिक होता जाता है, और रिएक्शन रेट उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट क्या हो गया, बढ़ने लगता है। जबकि बेस कैटेलाइज्ड जो होती है, ठीक है, जो बेस कैटेलाइज्ड एस्टरिफिकेशन है, उसमें NaOH की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, अपने आप नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से इसका मतलब है कि ये बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन अर्थात NaOH की प्रेजेंस में, तो इसमें बेसिक मीडियम में रेट बढ़ रहा है, इसमें एसिडिक मीडियम में रेट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि pH भी रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, चेंज करता है। एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन का रेट pH डिक्रीज होने से बढ़ता है, जबकि बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन का जो रेट है वो pH के इंक्रीज होने से बढ़ता है। तो इस तरह से ये कुछ मेन फैक्टर्स थे जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्टेड करते हैं। उनके बारे में हमने 2 पार्ट में पढ़ा। एक पार्ट में हमने 3 फैक्टर्स लिए थे, बाकी जो फैक्टर्स बचे थे वो हमने इस, ठीक है, पार्ट में पढ़ा। तो अब हम जो बाकी अब आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।